हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में मैं डॉक्टर दर्शन सिंह कंबोज, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दोराहाट आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जो है मुझे रिक्वेस्ट किया है कि डाइपोल मोमेंट और उसके मेजरमेंट पे मैं वीडियो बनाऊं। तो डाइपोल मोमेंट और उसके मेजरमेंट पे वीडियो बनाने के पर्पज से ही मैं ये यूनिट टेकअप कर रहा हूं आज। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यूनिट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स की यूनिट स्टार्ट करने का फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा पर्पज क्या है, वो पहले समझना है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मॉलिक्यूल होती, कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसके नंबर ऑफ एटम्स पे भी डिपेंड कर सकती है। कई बार उसमें एटम्स कितने हैं इस पे भी डिपेंड करती है, और कई बार इस पे भी डिपेंड करती है वो एटम बॉन्डेड कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है। यानी कि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द स्ट्रक्चर, यानी कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बीच में बहुत ही ज़्यादा रिलेशन है, मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। कई प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं, इसके हम बेसिक्स की बात करेंगे। पहले बेसिक्स जाने बिना आगे बढ़ना बिल्कुल बेकार रहेगा। तो पहले मैं बेसिक्स की बात करूँ तो पहले बेसिक्स क्या है। एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिनको हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा? ऐसी प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सारे एटम्स की प्रॉपर्टी के सम के इक्वल होती है। यानी कि प्रॉपर्टी इज इक्वल टू सम, जो भी प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? समेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू उसमें प्रेजेंट सारे एटम्स की प्रॉपर्टी की सम के इक्वल है। फॉर एग्जांपल मोलर मास, किसी भी मॉलिक्यूल का मोलर मास उसके सारे एटम्स के मोलर मासेस के सम के इक्वल होता है। तो यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल इज इक्वल टू सम ऑफ द मोलर मासेस ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? एडिटिव प्रॉपर्टीज मतलब उस मॉलिक्यूल की टोटल जो प्रॉपर्टी होगी वो उसके अंदर प्रेजेंट सारे एटम्स की प्रॉपर्टीज के सम के इक्वल होगी। जैसे मोलर रिफ्रैक्टिविटी भी ऐसी होती है। मोलर रिफ्रैक्टिविटी भी एटम्स की रिफ्रैक्टिविटी के सम के इक्वल होती है, एटम्स की रिफ्रैक्टिविटी से रिलेटेड होती है। ठीक है, अब हम दूसरी एडिटिव प्रॉपर्टीज के बाद बात करें कंसेक्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि ये एटम्स पे डिपेंड ना करके उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। एटम्स क्या क्या है इस पे डिपेंड ना करके किस पे डिपेंड करेगी? बॉन्ड स्ट्रक्चर, यानी कि वो जुड़े किस तरीके से हैं, एटम्स पे डिपेंड नहीं करेगी। कंसेक्यूटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, गलत लिख दिया था मैंने, बॉन्ड स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज जो मॉलिक्यूल के बॉन्ड स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती हैं वो क्या होती हैं? कंसेक्यूटिव प्रॉपर्टी। अब थर्ड कैटेगरी प्रॉपर्टीज की होती है। कंसेक्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या क्या है? सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, ठीक है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये सब आता है। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करती हैं, खाली उनके नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, तो विस्कोसिटी हो गई, सरफेस टेंशन हो गई, ये सब। इसके बाद आती है एडिटिव एंड कंसेक्यूटिव कंबाइन। वो एडिटिव भी होती हैं एंड कंसेक्यूटिव प्रॉपर्टीज। एडिटिव एंड कंसेक्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऐसी एडिटिव प्रॉपर्टी जो एडिटिव तो हैं उसके अलावा वो कंसेक्यूटिव भी हैं, मतलब बॉन्ड स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रही हैं। ऐसी एडिटिव प्रॉपर्टी जो बॉन्ड स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती हैं उनको एडिटिव करनी, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन है। वो ये भी हैं, उनके नंबर ऑफ एटम्स पे भी डिपेंड करती हैं और
बॉन्ड स्ट्रक्चर पे भी, यानी कि जो जो इस पे डिपेंड करती है वो एडिटिव, जो इस पे खाली डिपेंड करती है वो कंसेक्यूटिव, और जो दोनों पे डिपेंड करती है वो क्या होती है, एडिटिव एंड कंसेक्यूटिव प्रॉपर्टीज। एडिटिव एंड कंसेक्यूटिव प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल डाइपोल मोमेंट, डाइपोल की बात करने वाले हैं। डाइपोल मोमेंट ये एडिटिव भी है और कंसेक्यूटिव भी है, मतलब उनके एटम्स के सम पे भी डिपेंड करती है, और कंसेक्यूटिव यानी बॉन्ड स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करती है। दूसरा है सरफेस टेंशन, ये भी ऐसी है। सरफेस टेंशन एडिटिव भी है और टेंशन एडिटिव भी है और कंसेक्यूटिव भी है। उसके अलावा विस्कोसिटी, ये सब एडिटिव और कंसेक्यूटिव। उसके अलावा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी एडिटिव भी हैं। खाली कंसेक्यूटिव कहते हैं तो वो इसमें भी आ सकती हैं, ऐसा नहीं है कि जो कंसेक्यूटिव है वो एडिटिव नहीं होंगी, ठीक है, वो दोनों के कैटेगरी में भी आ सकती हैं। अगर वो एडिटिव भी हैं तो उनको एडिटिव कंसेक्यूटिव भी कह सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये बहुत आसान है ये प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं इसमें से एक की कि रिलेशन कैसे है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का डाइपोल मोमेंट से। तो उसके लिए पहले हम थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट को समझ लेते हैं। आपको आता होगा लेकिन फिर भी सबको नहीं आता होगा, इसलिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। जब तक सबको आएगा नहीं तो उसके आगे बात करने की कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो डाइपोल मोमेंट है क्या? लेट वी थिंक टू चार्जेस, लेट वी थिंक टू चार्जेस, सपोज दिस इज Q प्लस Q चार्ज और उतना ही माइनस Q चार्ज इससे कुछ डिस्टेंस r पे प्लेस्ड है। कुछ डिस्टेंस, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? दोनों के बीच की डिस्टेंस है r, ठीक है, ये r डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। तो ये दो चार्जेस, अपोजिट चार्जेस जब आसपास होते हैं तभी डाइपोल जनरेट होता है। डाइपोल जनरेट कब होगा? एक प्लस क्यू चार्ज इधर होगा, माइनस क्यू चार्ज इधर होगा, उतना ही सेम, जैसे जितना चार्ज इधर है उतना ही चार्ज माइनस का उधर है। तो इसको हम डाइपोल यूनिट कहते हैं, ये डाइपोल है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक डाइपोल मोमेंट एक वर्क काम करता है। डाइपोल मोमेंट एक, इन दोनों का प्रोडक्ट Q इंटू आर, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज of dipole system and distance between them is known as dipole moment, dipole moment, ठीक है। हाँ खेलो बेटा। हाँ तो जो है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑफ एनी वन पार्टिकल, यानी कि चार्ज जितना इस पे है उतना ही इस पे है, तो दोनों को लेने की जरूरत नहीं है। जितना इस पे है उसकी एक की वैल्यू, या जितना इस पे है वो होगा तो बराबर। तो जितना चार्ज होगा उसकी एक की चार्ज की वैल्यू, एक एंड के चार्ज की वैल्यू और विदाउट साइन, और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है उसको हम क्या कह देते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं क्या? डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है डी बाई, कैपिटल डी, डी बाई, ठीक है। और वन डी बाई जो होता है वो क्या होता है? वन डी बाई, अगर कोई दो चार्जेज हैं, कोई दो चार्जेज हैं और वो एक दूसरे से एक 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस है, और दोनों के बीच में जो चार्ज है, ये जो इन दोनों का चार्ज है वो है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU। ESU इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आपकी वो वाली यूनिट नहीं है। अगर Q इक्वल्स टू इतना है और R इक्वल्स टू इतना है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स 1 डिवाई इज द डाइपोल मोमेंट व्हेन 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU चार्जेज आर प्लेस्ड एट 1 एंगस्ट्रॉम। इतने चार्जेज 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होते हैं तो उन दोनों के बीच के डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? 1 डिवाई। 1 डिवाई इज the dipole moment when two charges of value इतना कितना ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 एट 1 एंगस्ट्रॉम। और 1 डिवाई इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 सेंटीमीटर ना, ESU सेंटीमीटर, ESU सेंटीमीटर की यूनिट या तो डिवाई होगी या चार्ज ESU में और डिस्टेंस सेंटीमीटर में। तो कई बार ये आपको ESU सेंटीमीटर में गिवन होगा तो उसको 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 डी बाई, और 1 डी बाई इक्वल्स टू 1.34 ना 3.34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30, 10 टू द पावर माइनस 30 कूलम मीटर, 10 टू द पावर माइनस 30 कूलम मीटर।
1d/। ये आपको रिलेशंस याद होने चाहिए बेटा डाइपोल मोमेंट के। तो ये थी जानकारी आपकी डाइपोल मोमेंट के बारे में। अब डाइपोल मोमेंट किसी मॉलिक्यूल का डिपेंड करता है उसके अंदर प्रेजेंट बॉन्ड मोमेंट्स की। बॉन्ड मोमेंट, कोई एक बॉन्ड, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे बॉन्ड होंगे और वो आपस में अलग अलग एंगल्स पे होंगे, आपस में अलग अलग एंगल्स पे होंगे। तो किसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी गिवन बॉन्ड का जो डाइपोल होता है उसको हम बॉन्ड मोमेंट कहते हैं। बॉन्ड मोमेंट, bond moment is the dipole moment of the each bond present in the molecule। dipole moment of the each bond present in the molecule। मान लीजिए एक बॉन्ड ये है, वन बॉन्ड, एक बॉन्ड ये है HF, ठीक है। तो इसका डाइपोल मोमेंट का एक तरीका होता है, जैसे ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है माइनस होता है और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो प्लस होता है। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट का जो साइन होता है ये क्रॉस एरो होता है। क्या होता है? क्रॉस एरो, पीछे से कटा हुआ एरो, ये क्रॉस एरो कहते हैं। और क्रॉस एरो का हेड हमेशा नेगेटिव एंड की तरफ होता है। क्रॉस हेड ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि, और वेक्टर को आप एरो से दिखाते हैं और डाइपोल मोमेंट के वेक्टर को हम किससे दिखाते हैं बेटा? क्रॉस एरो को, एरो से। और याद रखिए इसका जो ये जो पॉइंट होता है, एरो का पॉइंट, पॉइंटेड टेल जो होता है वो क्रॉस एरिया प्लस की तरफ होता है। ये प्लस बन रहा है, देखो ये प्लस की तरफ ही होगा, इससे याद रह जाएगा। जहाँ प्लस बन रहा है वो प्लस की तरफ ही होगा और जहाँ एरो लगा है वहाँ माइनस होगा, ये हमेशा याद रखिए। ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.9d होती है। ये एक ही बॉन्ड है तो इसका जो डाइपोल होगा, डाइपोल मोमेंट, वो बॉन्ड मोमेंट कहलाएगा। इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? बॉन्ड मोमेंट। ऐसे ही आपका HCl बॉन्ड हो तो इसका जो डाइपोल मोमेंट, ये इधर माइनस होगा, ये आएगा, ये होता है 1.0d, 1.0 1.0d। ऐसे ही एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। आपका H और C मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ हाइड्रोजन से, तो H और C आपका जो है ये हो जाएगा इधर ऐसे ऐसे, और ये होता है इसकी वैल्यू 0.4d। ऐसे ही H एंड O ये होता है 1.5d इसकी वैल्यू, और ये ऐसे इसका साइन बनेगा। ये हर एक बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल में बहुत सारे ऐसे होंगे। तो मॉलिक्यूल का जो टोटल डाइपोल मोमेंट होगा मॉलिक्यूल का, वो इसका वेक्टोरियल सम होगा, इसके बॉन्ड मोमेंट्स का वेक्टोरियल सम, ठीक है। तो मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इज द वेक्टोरियल सम ऑफ द बॉन्ड मोमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल। वेक्टोरियल सम ऑफ द बॉन्ड मोमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम अगले टॉपिक की बात करेंगे अपनी डाइपोल मोमेंट एंड एप्लीकेशंस ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। द एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। डाइपोल मोमेंट से हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर के बारे में क्या जानकारी ले सकते हैं? मोमेंट एंड इट्स एप्लीकेशंस। फिर अगले वीडियो में बेटा मैं इसके डिटर्मिनेशन के लिए डालूंगा आपका इसका डिटर्मिनेशन, टेम्परेचर मेथड और रिफ्रैक्टिव मेथड, ठीक है। रिफ्रैक्शन मेथड जो है, ये दोनों मेथड की बात करूंगा। अब डाइपोल मोमेंट एंड इट्स एप्लीकेशंस क्या हैं कि किसी एप्लीकेशंस, मेन इसकी डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशन है कि डाइपोल मोमेंट किसी मॉलिक्यूल का पता हो तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता चल सकता है, उसका स्ट्रक्चर पता चल जाता है। कैसे देखें? जैसे हमारे पास H2O मॉलिक्यूल है और H2O मॉलिक्यूल का हम डाइपोल मोमेंट देखते हैं तो वो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अच्छी खासी होती है। डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। पहले तो हम ये देखते हैं कि किस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है या किसी का जीरो है, किसी का है या जीरो है। तो जो H2O का डाइपोल मोमेंट होता है 1.85d होता है, 1.85d होता है, ठीक है। और OH का डाइपोल मोमेंट हमने देख लिया 1.5 है। तो यानी कि इनका वेक्टोरियल सम जीरो नहीं आ रहा है। अगर वेक्टोरियल सम, जैसे इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता, ऐसा, तो ये एक डाइपोल मोमेंट हो गया, ये प्लस से माइनस, और ये एक फोर्स हो गया ये, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। तो ये म्यू इक्वल्स टू इस केस में क्या आना चाहिए था? जीरो। म्यू इक्वल्स टू कितना आना चाहिए था? जीरो। तो ये ऐसा नहीं है, नॉट लीनियर, नॉट लीनियर। अगर हमारा ये मॉलिक्यूल लीनियर होता, ठीक है, लीनियर होता, तो उस केस में इसका डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए था? जीरो, क्योंकि वेक्टोरियल सम यहाँ क्या हो जाता?
जीरो। लेकिन ये क्या है, बेंट है, और इनके बीच का डाइपोल मोमेंट की वैल्यू से, जैसे इसका डाइपोल मोमेंट, इसका 1.5d हमने देख लिया था OH का, इसका भी 1.5d। अगर इस एंगल पे हो तो दोनों का वेक्टोरियल सम जो आएगा वो ये आएगा, वो कितना आएगा, इतनी वैल्यू आएगी उसकी, ये वैल्यू आएगी, ये वेक्टोरियल सम। तो इसका डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.85d हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें स्ट्रक्चर के बारे में क्या पता चल गया, H2O इज नॉट लीनियर बट कैसा है, बेंट है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ये बेंट है, ये लीनियर नहीं है। लीनियर होता तो डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए था, जीरो होना चाहिए था। ऐसे ही हम स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेते हैं इससे, क्या, CO2 के बारे में। CO2 का हम प्रैक्टिकली डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, मेथड्स मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगा। क्या, CO2 की बात करते हैं। CO2 का डाइपोल मोमेंट प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्व होता है जीरो होता है। CO2 का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, प्रैक्टिकली जीरो। तो इसके देखो बॉन्ड हैं, ये एक बॉन्ड है और ये एक बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एरो का हेड इधर आएगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एरो का हेड इधर आएगा, दोनों अपोजिट, तो अपोजिट म्यू इक्वल्स टू जीरो। यानी कि CO2 इज लीनियर नॉट बेंट, यानी कि CO2 अगर बेंट होती तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। इसका डाइपोल मोमेंट म्यू शुड मस्ट नॉट बी जीरो, नहीं होना चाहिए था। यानी कि ये नॉट बेंट है, नॉट बेंट, यानी कि कोई मॉलिक्यूल बेंट होगा या लीनियर होगा, सीधे सीधे किससे पता चल जाएगा, डाइपोल मोमेंट से पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया बात है ये। ठीक है, समझ में आ गया, CO2 इज लीनियर नॉट बेंट। ठीक है, इसी तरह स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में दूसरी है, CO2 के बारे में बात हो गई। तीसरी बात हम करेंगे कि जो है BF3 और NH3 के बारे में। एक तो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के BF3 और NH3, तीसरा हम देखते हैं BF3। BF3 को भी हम जब ऑब्जर्व करते हैं प्रैक्टिकली तो इसका जो डाइपोल मोमेंट म्यू आता है वो 0d आता है, 0d। ठीक है, तो जीरो यानी कि डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल हो सकता है, प्लेनर हो सकता है। देखिए प्लेनर, अगर ये प्लेनर नहीं हो तो इसका जो वेक्टोरियल सम है वो जीरो नहीं आएगा कभी भी। अगर ये प्लेनर नहीं हो, उबड़ खाबड़ हो, तो वेक्टोरियल सम कुछ ना कुछ आएगा। देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, और तीन फोर्सेस बिल्कुल अपोजिट लग रहे हैं, इन दोनों का वेक्टोरियल सम ये हो जाएगा, इन दोनों का वेक्टोरियल सम, इसका वेक्टर, इसका ये सीधा है ये, तो जितना इधर उतना ही इधर, इसका और इसका वेक्टोरियल सम ये और ये, इन दोनों का वेक्टोरियल सम इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि BF3 इज प्लेनर, प्लेनर नॉट पकड़, नॉट पकड़, पकड़ मतलब उबड़ खाबड़ होता है, नॉट पकड़, पकड़ मतलब उबड़ खाबड़ होता तो ये जीरो नहीं होता। ऐसे ही चौथा हम देखते हैं NH3। NH3 का डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं होता। NH3 का डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं होता, वो जो है कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू रहती है NH3 की। वो बात करते हैं कैसे होगी, यानी कि जीरो नहीं होता तो NH3 तो BF3 जैसा प्लेनर तो होगा नहीं, यानी कि NH3 कैसा होगा, पिरामिडल, पिरामिडल, NH3 पिरामिडल होगा। पकड़ स्ट्रक्चर नहीं आता है, पिरामिडल पकड़ स्ट्रक्चर्स हैं। जितने भी 3D स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं वो पकड़ होते हैं। ठीक है, जैसे N आपका ये H, ये H, ये H और ये लोन पेयर, तो इसका जो ये साइन जाएगा वो ये जाएगा, इसका ये जाएगा और इसका ये जाएगा, तो इनका सब का वेक्टोरियल सम जो कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो इसका जो म्यू का वैल्यू होता है वो होता है 1.4d। म्यू का वैल्यू क्या है, 1.4d, हेंस इट इज पिरामिडल नॉट प्लेनर। ये प्लेनर नहीं होगा, नॉट प्लेनर। आपके ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि कैसे आप कह सकते हैं कि NH3 पिरामिडल है, प्लेनर नहीं है। ये स्ट्रक्चर बना के देना होगा और लिखना होगा कि क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू इतनी है और जीरो नहीं है इसलिए प्लेनर नहीं हो सकता, पिरामिडल होगा। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है BF3 जो है वो प्लेनर कैसे है और वो क्यों नहीं है, पकड़ क्यों नहीं है, ठीक है, या पिरामिडल क्यों नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये बातें हुई। इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। आपके पास कोई कंपाउंड है और आपने पता करना है वो कंपाउंड जो है सिस है या ट्रांस है। नेक्स्ट है सिस ट्रांस का पता करना, सिस एंड ट्रांस का पता करना। तो ट्रांस कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर ट्रांस है और वो सिमिलर वाला है तो ट्रांस वाले का डाइपोल म्यू सिस इज ग्रेटर देन म्यू ट्रांस, म्यू ट्रांस। अगर वो सिमेट्रिकल ट्रांस है तो म्यू उसका जीरो होता है, म्यू इज इक्वल्स टू
म्यू फॉर ट्रांस, कौन सा, सिमेट्रिकल ट्रांस। सिमेट्रिकल ट्रांस का मतलब क्या है कि Cl इधर तो Cl इधर, ऐसा सिमेट्रिकल ट्रांस का म्यू हमेशा 0 होगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं आपका C डबल बॉन्ड C, इधर है H, इधर है Cl, ये सिमेट्रिकल वाली बात है, इधर है H और इधर है Cl, ये सिस है आपका, इसका म्यू सिस जो होगा, इसकी बात करेंगे। C डबल बॉन्ड C, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया। अब इसका देखिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये और ये कार्बन जो होगा, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन से, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। HH, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये ऐसे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो म्यू इक्वल्स टू 0। ये सिमेट्रिकल है। जैसे यहाँ पे यहाँ Cl है, यहाँ Br हो, ट्रांस ये भी होगा, लेकिन वो सिमेट्रिकल ट्रांस नहीं होगा, तो उसका म्यू 0 नहीं होता है, लेकिन इस वाले से कम होता है, सिस वाले से कम होगा। कैसे देखें, इसमें देखिए ये हो जाएगी वैल्यू, ये ठीक है, और इसमें देखिए ये हो जाएगा, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा। तो ओवरऑल ये इधर को फोर्स लगा रहे हैं, ये इधर को, तो ओवरऑल इन सब का वेक्टोरियल सम क्या आएगा, ये नीचे को खींच रहे हैं, ये भी नीचे को दबा रहे हैं, तो ओवरऑल म्यू रिजल्टेंट ये इसका जो आएगा वो ये आएगा। तो इसकी म्यू की वैल्यू नॉट 0 होगी, हमेशा 0 नहीं होगी, 0 से ज़्यादा ही होगी, और हमेशा ट्रांस से ज़्यादा होगी। सिस, म्यू सिस इज ऑलवेज लार्जर देन ट्रांस। तो आप पहचान सकते हैं कौन सिस है और कौन ट्रांस है, ये इससे आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्थो मेटा पैरा डेरिवेटिव्स को भी हम डाइपोल मोमेंट के आधार पे पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्थो होगा, कौन सा मेटा होगा और कौन सा पैरा होगा। देखिए नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑर्थो मेटा एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी आइडेंटिफाइड। ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमर्स आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखें, ये है, ये मान लीजिए Cl का केस लेके चल रहा हूँ, कोई भी ले सकते हैं हम, Cl, ये आपका है ऑर्थो, ये है मेटा, ये है पैरा, ठीक है। यहाँ पे देखिए डाइपोल मोमेंट ये है, डाइपोल मोमेंट ये है, ठीक है। एंगल कम होगा दो वेक्टर्स के बीच में, एंगल कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। यहाँ एंगल कितना होगा 60 डिग्री, यहाँ एंगल कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो वेक्टर्स के हिसाब से एंगल, दो फोर्सेज ये ऐसे पास पास, ये दोनों एक ही तरफ लग जाए, एंगल सबसे कम, एंगल बढ़ाते जाइए, रिजल्टेंट फोर्स कम होता जाएगा। तो यहाँ दोनों ये बिल्कुल अपोजिट हो गए, ये देखिए दोनों क्या हो जाएंगे, ये अपोजिट, तो इनका सम क्या आ जाएगा 0, वेक्टोरियल सम। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल जो हो गया वो बढ़ गया, तो एंगल बढ़ेगा फोर्स कम हो जाएगा, यानी कि म्यू जो होगा वो आपका ऑर्थो का ज्यादा होगा, किससे, म्यू मेटा से, और म्यू पैरा 0 होगा, म्यू पैरा। अगर सिमेट्रिकल पैरा सब्स्टिट्यूट है, यानी जो यहाँ है वही यहाँ है, तो म्यू पैरा इज ऑलवेज 0, म्यू पैरा इज ऑलवेज 0 फॉर सिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूएंट, सिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए म्यू पैरा हमेशा 0 होता है, मेटा उससे ज्यादा होता है, और ऑर्थो सबसे ज्यादा होता है। तो आपको पता करना है कौन सा ऑर्थो है, कौन सा मेटा है, कौन सा पैरा है, तो आप इस मेथड से बिल्कुल क्लियरली पता कर सकते हैं। म्यू ऑर्थो इज ग्रेटर देन मेटा देन पैरा, ये आपको याद भी रखना होगा, कंपटीशन में पूछा जाता है कि कौन क्या रिलेशन होता है ऑर्थो मेटा पैरा के डाइपोल मोमेंट्स में। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर